जोड़े, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सेम चैप्टर आपको कक्षा 11वीं में भी पढ़ने को मिलेगा, क्लास 11 में भी सेम चैप्टर है, इसलिए इसका बेस अभी से रख दिया जाता है। जो बच्चे साइंस पढ़ेंगे आगे 11वीं क्लास में जाके, उनको काफी रिलेवेंट लगेगा कि हाँ हमने 9th में अच्छे से पढ़ा है तो हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी मुझे आपके कमेंट्स विजिबल है नहीं अभी, तो भैया अब आगे चलते हैं। बात ऐसी कि आज हमें ग्रेविटेशन को समझ लेना है। आज तक जो भी थ्योरीज चलती आई है ग्रेविटेशन के बारे में, उन सब के बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है आज के लेक्चर में। हमें पढ़ना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और समझना है कि ग्रेविटेशन की कहानी आई कहां से है। अरे सुना होगा भाई, बात सुना होगा कि न्यूटन के सर पे सेब गिर गया था, एप्पल। न्यूटन के सर पे क्या गिर गया था? एप्पल गिर गया था, ऐसा बोला जाता है। एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ था ऐसा, वो बच्चों को समझाने के लिए कहानी जनरेट कर दी गई कि भाई साहब न्यूटन के सिर पे एक सेब गिर गया, और अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई धरती जो है सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है, अगर मैं इसे यहां से छोड़ूंगा तो ये नीचे ही आएगा, ऊपर तो नहीं गया। मतलब नीचे की तरफ कुछ ऐसा मामला फिट है जो सारी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। खींच लेता है, बिल्कुल खींचता है। भाई मैं छत पे से कूदूंगा तो मैं नीचे ही जाऊंगा ना, ऊपर तो नहीं जाऊंगा। तो मतलब ये है कि भाई साहब हर एक पर्टिकुलर इवेंट जो होती है अर्थ की सरफेस के नियर, मतलब अर्थ की सरफेस के पास जो भी ऑब्जेक्ट छोड़े जाते हैं वो हमेशा नीचे आते, चाहे मैं ऊपर ही क्यों ना छोड़ूं, कुछ टाइम के बाद वो नीचे आ ही जाते हैं। अर्थ की सरफेस के पास बात कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं भाई, कि ग्रेविटेशन जो है ये बहुत ही पुराना फिनोमिना है। एक्चुअल में न्यूटन की कहानी जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। उनसे पहले काफी सारे साइंटिस्ट थे, न्यूटन से पहले भी गैलीलियो थे, टाइको ब्राहे थे, ये साइंटिस्ट के नाम है ना। गैलीलियो का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने दूरबीन बनाई थी और जो प्लैनेट्स हैं उनकी प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व किया था। केपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिलेशन बताया था जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है। देखो भाई हमें अच्छी तरह से पता है, हमें अच्छी तरह से क्या पता है, हमें यह पता है, क्या पता है अभी बात कर लेते हैं। हमें अच्छी तरह से यह पता है कि जो सारे के सारे प्लैनेट है वो सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। कुछ ऐसा होता है, दिखा देता हूं अभी, कुछ इस तरह का मामला होता है। अगर ये सन है आग का गोला, अगर ये सन है आग का गोला, तो मेरे भाई बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, बताना मेरे को। ये सारे प्लैनेट जो है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ब्लू प्लैनेट हम अर्थ को बोलते हैं ना, तो अर्थ है ये, तो ये सारे के सारे ऐसे सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं। क्लियर है सभी को? भाई सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? तो पिछले चैप्टर में हमने कहानी खत्म की थी सर्कुलर मोशन पे। किस पे कहानी खत्म की थी? सर्कुलर मोशन पे। तो उसी का हिंट यहां पे आपको यूज करना है, उसी थ्योरी को आपको यहां पे यूज करना है, और उसी कहानी के बेस पे कहानी रिलेट हो पाएगी। इसीलिए जस्ट सर्कुलर मोशन के बाद ये वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो तो यार देखो, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रेविटेशन की जो थ्योरी आई एक्चुअल में वो बहुत पहले से आ चुकी है। मतलब न्यूटन को उसका श्रेय दिया जाता है क्योंकि उन्होंने प्रूव करके दिखाया था, है ना। वो कहानी भी पढ़ेंगे, न्यूटन की क्या कहानी थी। सबसे पहले ऐसा हुआ कि काफी सारे साइंटिस्ट रहे, टाइको ब्राहे रहे, केपलर रहे, और ये अपने गैलीलियो साहब रहे। वो क्या करते थे? वो प्लैनेट की मोशन को ऑब्जर्व करते थे कि कोई प्लैनेट जो है वो चारों तरफ कैसे चक्कर काट रहा है सन के। अब हमें एक और चीज पता है, क्या पता है? कि चंद्रमा जो है, मून, वो भी चारों तरफ चक्कर काटता है। किसके? अर्थ के। हमारी धरती के चारों तरफ मून चक्कर काटता है, ये तो पता है ना आप लोगों को? जी हां सर, बिल्कुल पता है। तो यार जब अगर ऐसी बात है कि भाई साहब ये जो सेब है ना ये नीचे गिरा, ये एप्पल है, ये पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा हुआ था, ऐसे एप्पल गिरा था और टकराते हुए नीचे आ गया, ऐसी कहानी हमें पढ़ाई जाती है। ठीक है, हमें क्या कहानी पढ़ाई जाती है? हमें ये कहानी पढ़ाई जाती है कि न्यूटन जी भाई साहब जो है एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर एक फल गिरा और उन्होंने इस चीज को गौर से देखा, ऑब्जर्व किया कि यार ऊपर से चीजें नीचे गिर रही है। मतलब उन्होंने, बेसिक सी बात है, वो सोच सकते थे कि यार ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों आया है। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों आया है। तो उसका रीजन उन्होंने बोला कि धरती जो है
वो सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन 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 अगर यही कहानी होनी थी तो चांद जो है अर्थ के नीचे क्यों नहीं आके गिर जाता? अरे चांद भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना, बहुत बड़ा गोला है। अगर सेब नीचे गिर रहा है, सेब टूट गया, पेड़ से टूट गया, तो फिर सेब क्या होगा, एप्पल क्या होगा, फ्री हो गया। जब एप्पल फ्री बॉडी बन चुका है, फ्री हो चुका है, तो नीचे गिरा। तो न्यूटन की बात हमने मान ली कि ठीक है नीचे गिर रहा है, बहुत सही, मजा आ गया, बढ़िया, बहुत 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 सही। लेकिन अब चांद भी तो फ्री है, उसको तो किसी ने नहीं पकड़ा हुआ ना, पेड़ पे तो नहीं टंगा हुआ है, फ्री पड़ा हुआ है, मुक्त एकदम आकाश में, तो फिर वो क्यों नहीं धरती पे गिर जाता? और हमें यह भी पता है कि चांद धरती से बहुत छोटा है, धरती से तो बहुत छोटा है ना। तो भैया हमें पता चल गया कि ऐसा तो केस नहीं होना चाहिए कि, मतलब ये बात तो फैक्ट है कि जब अर्थ की सरफेस के पास चीजें होती हैं तो वो नीचे ही आती हैं, हर बार नीचे आएगी, ये पेन हर बार नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पेन को तेजी से फेंकूं और तेजी से फेंकूं और तेजी से फेंकूं और तेजी से फेंकूं, तो क्या होगा? इसको चीज को समझने की कोशिश करो बच्चों। अगर मैं इस पेन को बहुत तेजी से फेंकूं, बहुत तेजी से फेंकूं और बहुत ज्यादा तेजी से फेंकूं, तो क्या केस होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो ये अर्थ है, ठीक है, मान के चलो ये अर्थ है, ठीक है। मैं यहां से एक पेन है, मतलब कोई भी बॉडी है, उसे फेंकने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से मैं फेंकता हूं, ये नीचे आ जाती है वापस, फिर मैं और तेजी से फेंकता हूं, फिर नीचे आ जाती है, फिर मैं और तेजी से फेंकता हूं, फिर और नीचे आ जाती है, फिर मैं इसे इतनी तेजी से फेंकता हूं, इतनी तेजी से फेंकता हूं कि ये चारों तरफ चक्कर ही काटने लग जाती है। इसे कहते हैं, जिस वेलोसिटी से फेंका और यहां पे जाके जब ये सेट हो गया ना, इस वेलोसिटी को जब यहां पे जाके सेट हो जाएगा, इसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सारे ऑब्जेक्ट धरती पे नीचे गिरते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। मतलब अपना अर्थ जो है, अपनी जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, बात बिल्कुल सत्य है, हम सब मानते हैं, देख लो प्रैक्टिकल है सबके सामने ये चीज कि भैया अर्थ पे नीचे सारी चीजें आती है, बिल्कुल सही बात है, चलो जी। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि यार इतने सारे चांद वांद है, तारे वारे हैं, ये तो कभी धरती पे गिरे नहीं, मतलब स्पेशली हमें मून तो दिखाई देता ही अच्छे से, अच्छा खासा दिखाई देता है, तो वो नीचे क्यों नहीं आके गिर जाता? तो इसका रीजन ये है कि एक्चुअल में अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ से मून जो है वो एक फोर्स की वजह से ऐसे बंधा हुआ है, कैसे? जैसे कि धागे पे अपन एक पत्थर बांध ले और यहां हाथ पे पकड़ के उस धागे को और ऐसे पत्थर को घुमा दे पूरा। पिछली क्लास में हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, सर्कुलर मोशन अच्छे से समझ में आया था सब लोगों को। सर्कुलर मोशन में होता क्या है बेटा? सर्कुलर मोशन में यह होता है कि अपन क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं, उसके एक एंड पे पत्थर बांध देते हैं और फ्री वाला एंड पकड़ लेते हैं, ठीक है, फिर ऐसे पत्थर को घुमाते हैं, ठीक है। तो पत्थर क्या करता है, अपने हाथ के चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर मोशन करता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। मतलब जब भी कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में ट्रेवल करता है तो उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये सब चीज पहले बता दी थी। अब सर्कुलर मोशन होने के लिए, क्या होने के लिए? सर्कुलर मोशन होने के लिए अपने को एक एसेंशियल फोर्स बहुत जरूरी है, जिसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। समझ में आई बात कि सर्कुलर मोशन कब करेगा कोई भी पार्टिकल? अगर ये फोर्स उस पार्टिकल के पास है तो ही सर्कुलर मोशन कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। क्लियर है भाई? बेटा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है पार्टिकल जब उसके पास में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं एक मोशन को। किसकी मोशन को? थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं एक पत्थर की मोशन को, जिसे मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। मान लो ये मेरा हाथ है इस तरह से, ठीक है, यहां पे मैंने पकड़ा हुआ है उसको पत्थर एक एंड को, और ये धागा है और यहां पे पत्थर बांधा हुआ है मैंने धागे से, और मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं चारों तरफ। ऐसे घूमेगा ये भाई, धागे से ऐसे बांध के पत्थर को घुमा दिया, ठीक है। क्लियर है? हाँ, mv²/r बोल रहा है बच्चा, बहुत सही बात है बेटा, आपको पता है, ठीक। तो हमने क्या किया, एक धागे के एंड को लिया और उसके दूसरे एंड पे पत्थर बांधा और ऐसे ऐसे उसे घुमा दिया। क्लियर है? घुमा दिया। चलो अब है ना, अगर ये इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट सर्कल में घूम रहा है, इस तरह से सर्कल में घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट, अरे इस पॉइंट के अबाउट सर्कल बना रहा है ना, और सर्कल का सेंटर ये हो गया जहां से मैंने पकड़ा हुआ है, धागे को पकड़ा हुआ है, वो वाला सर्कल का सेंटर हो गया,
और ये जो पार्टिकल है सर्कल के चारों तरफ ऐसे, मतलब इस सेंटर के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर ऐसा केस हो रहा है, सही में ऐसा केस हो रहा है, तो इसका मतलब यह है यार कि एक्चुअल में, क्योंकि सर्कुलर मोशन करने के लिए जरूरी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या जरूरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके पास में सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है ना सर्कुलर मोशन के लिए, तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा होता है टुवर्ड्स द सेंटर। कहां होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। ये सारी कहानी हम लोग अच्छे से 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, यहां पे जितना दिया हुआ है उतना डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, कहां लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। अब सेंटर किधर है इस सर्कल का? ये रहा, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। ये नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। क्लियर है? चलो, तो हमें समझ में आ गया कि ये फोर्स होना जरूरी है। ठीक है जी, है ना। अभी आ रहा हूं धीरे धीरे सेंट्रीपिटल फोर्स पे आ रहा हूं, पहले समझो कहानी क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो जरूरी होता है किसी भी बॉडी को घुमाने के लिए, और इसका नाम सेंट्री क्यों रखा है? सेंट्री, सेंट्री का मतलब है सेंटर की तरफ होता है, तो टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा लगेगा। ठीक है, जब अपना पत्थर यहां आ जाएगा तो टुवर्ड्स द सेंटर यहां होगा, जब पत्थर यहां आ जाएगा घूम के तो टुवर्ड्स द सेंटर यहां होगा। मतलब पत्थर जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी पॉइंट पे हो, फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही लगेगा। क्लियर है यहां पे? अरे मेरे भाई दूसरा चैप्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो मत पढ़। जो भी चैप्टर है मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा ना सिलेबस को। ठीक है, चल देख मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी पोजीशन पे अपना पत्थर है उस मोशन में सेंटर की तरफ फोर्स हमेशा लगेगा। ये बात चमकती है कि नहीं चमकती? पहले मेरे को ये बताओ। जोन सा भी पोजीशन पे पत्थर है सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ये कोई ऐसा फोर्स नहीं है जैसे ग्रेविटेशन हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। मतलब ये कोई एक्चुअल में फोर्स नहीं है, ये एक्चुअल में फोर्स नहीं है, ये बस नाम दिया गया है हर एक उस फोर्स को जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। मतलब ये एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये है कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो उसके सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स जरूरी होता है। अब वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, कभी कभी टेंशन होगा, कभी कभी फ्रिक्शन होगा, कभी कभी ग्रेविटेशन होगा। अब इन सभी फोर्सेस को हर केस में बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लगते हैं। अब एक्चुअल में ये जो पत्थर है ये इस धागे से बंधा हुआ है। अब ये घूम क्यों रहा है? क्योंकि धागे में है टेंशन। धागे में क्या है? टेंशन। धागा जब बिल्कुल खिंचा हुआ होगा तभी ये घूम पाएगा, धागे को ढीला छोड़ दो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है सब लोगों को? मैं क्या बोल रहा हूं कि धागे को जब धागा खिंचा हुआ होगा ना बिल्कुल पत्थर से, तभी ये सर्कुलर में घूम पाएगा। जब धागा खिंचा हुआ नहीं, ढीला छोड़ दोगे धागे को, तो इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन तब होगी जब धागा खिंचेगा। धागा खिंचेगा तो धागे में आएगी टेंशन। तो एक्चुअल में तो टेंशन वो फोर्स है जो इसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, और टू बी वेरी प्रेसाइज इसे घुमा रहा है। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? भाई मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि एक्चुअल में टेंशन वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को, इस पत्थर को सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। टेंशन की वजह से घूम रहे। अरे धागे को ढीला छोड़ दो तो थोड़ी ना घूम जाएगा। जब आप घुमाते हो धागे को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हो, जब इसको अच्छी तरह से पत्थर को, तो धागा बिल्कुल खिंच जाता है। मतलब धागे में फुल टेंशन होती है, और ज्यादा तेज घुमाओगे तो टूट भी जाएगा, इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है। समझे? तो इस फोर्स को बोलते हैं टेंशन। ठीक है, टेंशन बोल दिया। अब टेंशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यार जी इस पत्थर को जो घुमा रहा है वो तो टेंशन है। आपके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि सर आप इसको सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बोल रहे हो? जो अच्छा बच्चा है ना उसके दिमाग में ये डाउट नहीं आता कि सर ये दूसरा चैप्टर नहीं है, सर ये क्या है,
सर ये कौन सा चैप्टर है, सर ये 9th का है, सर ये 10th का, उसके दिमाग में अब ये डाउट आना चाहिए कि सर इस टेंशन को आप सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बोल रहे हो, इस टेंशन को आप सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बोल रहे हो। तो बेटा उसका भी रीजन बता देता हूं। देख मैंने तेरे को बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, फोर्स तो अपने पास यही होते हैं, टेंशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन। अब क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रहा है और ये घुमा रहा है सर्कुलर पाथ में, इसलिए इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स हो सकता है, उसके लिए दो कंडीशन जरूरी। क्या कंडीशन जरूरी है, एक तो जो फोर्स की डायरेक्शन हो वो हो टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर जब फोर्स की डायरेक्शन होगी तो उसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी क्या होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन करना चाहिए, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, मूव्स इन अ सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। मतलब ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करेगा तो हम उस फोर्स को बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो भले से टेंशन हो, चाहे वो भले से mg हो, मतलब कोई सा भी फोर्स हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैं बोल दूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा है तो भी मैं बोल दूंगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, मेरा फोर्स बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अगर चलूंगा तो बेटा मेरे को बेसिक सी बात समझ में। भाई साहब देखो, एक बच्चा पूछ रहा है कि व्हाई डज लाइट बेंड अराउंड सेलेस्टियल बॉडीज विद ग्रेट मास लाइक ब्लैक होल्स। बेटे 9th की क्लास है, प्लीज यहां फोकस करो। अगर आप 9th क्लास में हो पढ़ो, नहीं हो चले जाओ प्लीज। ठीक है, चलो तो देखो टेंशन आपको समझ में आ गया, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गया। ठीक है, चलो जी, बहुत सही बात है। अब यार हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन। अब देखो हमने एक बेसिक बात समझ ली है। बेसिक बात क्या है, बेसिक बात यह है कि अरे बेटा हाँ इसको टेंशन ही बोलते हैं, 11वीं में हम बहुत पढ़ेंगे टेंशन, 11वीं में बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब यह है कि यार मैंने एक चीज देखी कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घुमाना है तो उसके लिए ये फोर्स जरूरी है, और ये फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड सेंटर। अब वो कोई सा भी फोर्स हो उसे हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, मतलब यहां तक हमें कहानी क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यहां तक कहानी। चलो समझ में आ गया, क्लियर हो गई। अब एक्चुअल में होता क्या है वो भी समझा देते। देखो होता ऐसा है कि यार सन के अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है और सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। ये तो कहानी सबको पता है। अरे इतना तो पता होगा ना कि जैसे सन यहां पे तो हमारी धरती ऐसे चक्कर काट रही है उसकी तरफ, अर्थ सन के चारों तरफ, तभी दिन रात बन रहे हैं, तभी सर्दी गर्मी बरसात बनते हैं, है ना, अपनी अर्थ की और सन के चारों तरफ की मोशन। क्लियर है यहां तक बात, बिल्कुल सबको सही है। ठीक है, चलो जी, मतलब ये है कि यार अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, फ्री बॉडी है एकदम, और मून भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। हाँ क्यों काट रहा है, क्या रीजन है, क्यों काट रहा है, ये बात समझ में आनी चाहिए। मतलब चक्कर काट रहा है तो क्यों रहा है, ये डाउट हम लोगों के मन में आना चाहिए कि सर आप तो ये बताओ, ये चक्कर काट रहा है तो क्यों काट रहा है। तो बेटा उसी के लिए जो केस है, जो रीजन है पॉसिबल, वो यही है ग्रेविटेशन। कि जो बॉडीज हैं एक्चुअल में, कौन सी बॉडीज, जैसे कि मून हो गया अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, अर्थ हो गई सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में ग्रेविटेशन ही वो फोर्स है जो इसको चारों तरफ चक्कर कटवा रहा है। क्योंकि यार ये धागे से तो जुड़े नहीं हुए, अगर मून को और अर्थ को एक धागे से जोड़ दिया जाता तो मैं बोल देता कि ये मून है ना, ये अर्थ के चारों तरफ इसलिए चक्कर काट रहा है क्योंकि इस मून के लिए टेंशन लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, और टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर है और ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसका मतलब इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा भाई, जस्टिफाइड है। अभी यही तो पढ़ा है हमने कि सेंट्रीपिटल फोर्स जब मिल गया ना बॉडी को तो वो भाई साहब सर्कल में घूम जाएगा। ठीक है, सर्कल में घूम जाएगा। चलो बहुत सही, लेकिन यहां क्यों घूम रहा है, यहां तो धागा नहीं है, यहां तो धागे से नहीं जुड़े हुए, तो उसका रीजन है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है भाई, मेरे को पता है हर एक बॉडी को किसको, हर एक बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, ये पता है मुझे, हर एक बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, ये तो पता है ना। तो मून को भी खींच रही होगी, हाँ जी सर खींच रही होगी।
तो मून को भी खींच रही है, मतलब मून को जो फोर्स चाहिए घूमने के लिए टुवर्ड्स द सेंटर, वो अर्थ दे रही होगी अपने ग्रेविटेशन से। भाई अर्थ तो खींचती है ना सब चीजों को अपनी तरफ, तो मून को भी खींच रही होगी, मतलब मून को अपने सेंटर की तरफ अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और सेंटर की तरफ मून को मिल जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही रीजन है कि वो घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स जहां मिल गया वहां मामला सही हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जहां मिल गया वहां मामला सही हो जाएगा, वहां ऑब्जेक्ट घूम जाएगा सर्कुलर पाथ में। ठीक है, अब यार आपके दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए, सर ये पेन क्यों नहीं घूम रहा है? अरे मून घूम गया, चलो ठीक है, मान लिया मून घूमता होगा, लेकिन सर ये पेन क्यों नहीं घूम रहा है, ये बताओ। अब देखो यार, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, यहां पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है mv²/r। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। m क्या होता है, जो बॉडी घूम रही है, यानी कि जैसे मून घूम रहा है ना, तो ये है मून का मास, जो बॉडी घूम रही है उसका मास। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद v क्या है, v है जिस स्पीड से ये घूम रहा है, और r क्या है, r है अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर की सीधी दूरी, इसे बोलेंगे हम r, ये है r। ठीक है, समझ में आया क्या हो गया? मैं ये बोल रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसकी एक वैल्यू होती है, क्या होती है वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू होती है mv²/r। क्लियर है, mv²/r होती है। अब अगर ये मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ये हमें समझ में आ गया। दे कौन रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशन, अर्थ का ग्रेविटेशन, अर्थ खींचती है ना नीचे, तो वो देती है इसको घूमने के लिए, क्या देती है, इसको घूमने के लिए देती है टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इसके बराबर होगा तो ही ये मून चक्कर काटेगा, नहीं तो किस दिन धरती पर आके गिर जाएगा। क्लियर आ गया समझ में? देखो भाई बात क्या है, बात ऐसी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके पास में इतना सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, मतलब उसके पास कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी होनी चाहिए घूमने के लिए, तभी जाके घुमाएगा वो। अगर उसके पास स्पेसिफिक वेलोसिटी नहीं है तो कभी नहीं घूम पाएगा। अब जब मैं पेन को फेंक रहा हूं तो पेन के पास नहीं है वेलोसिटी के वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट पाए, इसलिए नहीं घूम पाता है। और हम जब सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उसको इतनी वेलोसिटी दी जाती है कि यहां पे जाके आर दूरी पे वो मस्त सेट हो जाए और घूमने लग जाए अर्थ के चारों तरफ। क्लियर है भाई सभी को कहानी? क्लियर है सभी को कहानी? क्या कहानी बताई हम लोगों ने? ठीक है बेटा, हाँ, टुवर्ड्स द सेंटर समझना है एक बच्चे को भाई। टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब होता है सेंटर की तरफ। अब अगर ये एक सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, ये जो मून है ये इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर कहां है, ये रहा, तो सेंटर की तरफ हो जाएगा बस। टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब है सेंटर की तरफ। जिस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है उस सर्कल का सेंटर ढूंढो और सेंटर की तरफ फोर्स लगा दो, बस उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? बेटा क्लियर हुआ तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं, काफी और चीजें पढ़नी है अभी हमें। ठीक है, बेसिक लेक्चर है, बस आपको कहानी क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के एक बार आ जाए, फिर हम क्विकली मूव कर जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है, चलो एक बच्चे पूछ रहे हैं कि कोटा क्लास, बेटा ये कोटा क्लास, ये तेरे को पढ़ने से मतलब है तो पढ़ ले आराम से। ठीक है, चलो चलो बेटा, चलो वैसे तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं, तो मैं तो स्टार्ट करता हूं अपना। तो भाई साहब जो भी पढ़ रहा है उसके लिए कि यहां तक कहानी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल में न्यूटन जो है वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे और वो छुट्टी के टाइम पे अपने घर पे आए थे। उस टाइम पे भी अभी जैसा बीमारी फैला हुआ ना कोरोना वायरस, तो उस टाइम पे एक बीमारी फैली हुई थी, प्लेग। क्या बीमारी फैली हुई थी? प्लेग। और प्लेग के कारण सब कुछ बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन हो गया था उस टाइम पे, है ना। ये 1920s के आसपास की बात है ना। मतलब क्या हुआ था कि प्लेग बीमारी फैली थी पूरी दुनिया में और उस टाइम पे क्या हुआ था, लॉकडाउन हो गया था पूरा प्रॉपर, मतलब सब कुछ बंद कर दिया था। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए। तो न्यूटन भाई साहब घर आ गए थे, ठीक है। अब जब न्यूटन भाई साहब घर आ गए थे तो उनके पास मतलब अपना कोर्स पढ़ने का था नहीं, जैसे अभी आप लोगों के लिए पढ़ने का कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, अभी भी अपनी पढ़ाई को, क्योंकि आपके भाई ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, अभी कुछ टाइम के लिए नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं,
तो वो बाकियों से आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी पढ़ के। जैसे कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, टेस्ट भी दे रहे हैं, नोट्स भी पढ़ रहे हैं, लेक्चर भी लगा रहे हैं, तो उनका फायदा हो रहा है। तो न्यूटन के पास भी उस टाइम में ऐसा तो था नहीं कि कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है तो वहां से पढ़ ले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई को नए रूप में ले जाने की कोशिश की और वो प्लैनेट्स की मोशन को ऑब्जर्व करने लग गए कि यार ये मून चारों तरफ क्यों घूम रहा है, अर्थ के क्या रीजन है, क्यों क्यों घूम रहा है, घूमना क्यों चाहिए, है ना। तो तब उन्होंने देखा कि यार हर कोई बॉडी जब नीचे गिरती है अर्थ की तरफ, तो इस मून को एक्चुअल में घूमने के लिए अर्थ ही क्या कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ, और वो फोर्स मून के लिए बन चुका है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो ये ग्रेविटेशन की अपनी छोटी सी हिस्ट्री हो गई और ग्रेविटेशन का थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कहानी हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। आगे अगर चलेंगे तो हमने पढ़ लिया कि न्यूटन की कहानी कैसी थी और जो अपनी जो प्लैनेटरी मोशन है, कोई भी प्लैनेट घूमता है सन के चारों तरफ, वो कैसे चलता है। सेम ही कहानी होती है कि भाई इसको क्या मिल रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए सर्कल में घूम रहा है, और इसके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू होगी mv²/r। m होता है मास ऑफ द प्लैनेट, v होती है उसकी वेलोसिटी, और r होती है प्लैनेट की सेंटर से सीधी दूरी, रेडियस बोल सकते हैं, जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी रेडियस। ठीक है, क्लियर है। हाँ बेटा, mv²/r क्या बताऊं तेरे को, बता। m है मास ऑफ द प्लैनेट जो घूम रहा है, v है उसकी वेलोसिटी। यार ये सब चीजें बेसिक आपको अभी के लिए बस समझनी है, ये तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं। कोई स्कूल का मास्टर होता अब तक तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया होता, वो चालू ही कहीं और से करता। तो ये सब तो बस ये है कि आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, आपको, हाँ आपको साइंस समझ में आए इसलिए चीजें बताई जा रही है। क्लियर है। तो mv²/r ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, इसे याद रख लेना है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं भाई। आगे अगर चलेंगे तो अब हमारे पास में एक लॉ आता है जहां से बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक तो हम कहानी समझ रहे थे। देखो कहानी समझना इसलिए भी जरूरी था, क्यों जरूरी था, क्योंकि यार यहां से चालू करता ना तो मजा नहीं आता चैप्टर में, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती, वो फील जनरेट नहीं हो पाती आप लोगों के मन में ग्रेविटेशन के लिए। ठीक है, तो यार ग्रेविटेशन क्या है और कैसे हम इसे समझेंगे, उसके लिए हम पहले पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या है, सार्वत्रिक नियम। किसका, ग्रेविटेशन का। हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं इसे। मतलब ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है बेटा, यूनिवर्सल का नंबर क्या, यूनिवर्सल का मतलब क्या, तो यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि ये सब जगह एक्सेप्टेबल है। मतलब ये यूनिवर्स में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी बॉडी है ना, सब पे लगेगा ये। इसका मतलब ये है, देखो कितनी तगड़ी चीज है, सोच के देखो कितनी तगड़ी चीज है। मतलब ये लॉ इस पेन पे भी लगेगा, मुझ पे भी लगेगा, मून पे भी लगेगा, अर्थ पे भी लगेगा, और सब तारों पे और सन पे भी लगेगा। इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, सारी बॉडीज पे लॉ अप्लाई होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से इसे जानते हैं। क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अगर चलेंगे तो यार यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है क्या है, उसे सुनो। क्या कहता है भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बिल्कुल प्यारी प्यारी खास बात है, एक ही लाइन है, एक ही स्टेटमेंट है, उसे याद रख लेना, वो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है भाई, क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि कोई भी बॉडी जो है, दो बॉडीज, टू बॉडीज, ठीक है, टू बॉडीज, इसे याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम फोर्स। ठीक है, विद सेम फोर्स। ठीक है, मतलब दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं सेम फोर्स से। मतलब जितने फोर्स से ये बी ए को अट्रैक्ट कर रहा होगा, सेम ही फोर्स ए बी पे लगा रहा होगा। देखो तीर के निशान दिख रहे हैं, ये बी क्या कर रहा है, ए को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ए क्या कर रहा है, बी को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है। कोई भी दो मास जो है, कोई भी दो मास, वो दो मास क्या करते हैं हमेशा, वो दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं जो बड़ा मास है उसका बड़ा जो बॉडी है उसका मास है कैपिटल एम, और छोटा जो बॉडी है उसका मास है स्मॉल एम, और इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, इस सेंटर से इस सेंटर की, देखो फिर से याद रखना क्या बोल रहा हूं, सेंटर के बीच की दूरी क्या है, सेंटर के बीच की दूरी है डी। क्लियर आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलो मतलब क्या बोल रहा हूं कि दो बॉडीज है मेरे पास में, ए और बी। ठीक है, दोनों बॉडीज के मास है, एक का कैपिटल एम, एक का स्मॉल एम, और दोनों के बीच की दूरी है, सेंटर के बीच की दूरी बोल रहा हूं डी।
तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है, क्या बोलता है, कि जो फोर्स बिटवीन टू बॉडीज होगा, एफ से दिखा रहे हैं, फोर्स का नाम तो सुना होगा, फोर्स तो पता होगा ना, ठीक है, मतलब फोर्स बिटवीन टू बॉडीज जो है एफ, वो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है मास के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, यानी कि ज्यादा मास होगा तो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होंगी बॉडीज, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना, 1/, में लिख देते हैं, दोनों सेंटर के बीच की दूरी के स्क्वायर के, तो मैंने लिख दिया d², ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये लॉ है, इसे ना मैं चेंज कर सकता हूं ना आप चेंज कर सकते हो, इसे तो भैया ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ये न्यूटन बाबा ने दे दिया, क्या बता दिया, न्यूटन बाबा ने बता दिया कि भाई साहब फोर्स जो है दो बॉडीज के बीच का, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे, दोनों बॉडीज के मास पे, पहली चीज दोनों बॉडीज के मास पे, और दूसरी चीज क्या है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी पे, सेंटर के बीच की दूरी है ये यहां से और यहां तक की दूरी नहीं लिख रहा हूं, सेंटर के बीच की दूरी, याद रखना आप, किसके बीच की दूरी है, सेंटर के बीच की। चलो जी, यहां तक बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई है, चलो ठीक है, तो भाई मेरे को समझ में आ गया कि फोर्स हो गया एम प्रोपोर्शनल है पहले मास और दूसरे मास के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों सेंटर के बीच की दूरी के स्क्वायर के। तो इसे सम करके अगर मैं लिखूंगा, मतलब इसे पूरा मिला के लिखूंगा, तो ये बनेगा एफ प्रोपोर्शनल टू एम, पहला मास स्मॉल एम दूसरा मास अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम जी से दिखाते हैं, और जी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं जी को, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे बोला जाता है। क्लियर है, क्लियर है सभी लोगों को बेटा, जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब आगे अगर मैं चलूं तो यार मेरे को एक चीज बेसिक समझ में आ गई कि फोर्स मैंने निकाल लिया दो ऑब्जेक्ट के बीच में, क्या है, जी पहला मास दूसरा मास और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी का स्क्वायर। अब दो बॉडीज के बीच में जब भी फोर्स लिखना है मुझे, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसे यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं, यूनिवर्सल का मतलब है इसे चाहे चांद पे जाके चेक कर लो और चाहे सूरज पे जाके चेक कर लो, हमेशा वैल्यू इसकी एक ही रहेगी, और वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी जो हमें करनी थी। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ चुका है, अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, और नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, हाँ जी को अगर नहीं हटाओगे तो बेटा, जी को क्यों नहीं हटाओगे, अबे गधा है क्या, जी को क्यों नहीं हटाया, जी तो आया है, इसको हटाया है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, उसकी जगह जी आया है, ठीक है। चलो तो हमें बेसिक चीजें समझ में आ गई कि दो बॉडीज के बीच का जो फोर्स है वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा, जी लिखेंगे सबसे पहले, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर पहला मास दूसरा मास डिवाइडेड बाय दोनों मास के सेंटर के बीच की दूरी का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। चलो तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बेटा जी पता है कैसे आया, जी ऐसे आया कि जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आता है, तो मैंने इन दोनों को मिला के लिखा पहले तो, कि फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है दोनों मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d² के, तो मैंने इनको प्रोपोर्शनल को मिला के लिखा, तो जी एफ बराबर बना सॉरी एफ प्रोपोर्शनल बना m अपॉन d²। इन दोनों को अगर मैं एक स्टेटमेंट में लिखना चाहूं, दो स्टेटमेंट है अलग अलग, इनको अगर एक स्टेटमेंट में लिखना चाहूं तो लिखूंगा f इज प्रोपोर्शनल टू mm अपॉन d² के दोनों मास के मल्टीप्लीकेशन के तो प्रोपोर्शनल है फोर्स, और दोनों सेंटर के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इसे, ठीक है जी। अब जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं ना हम साइंस में, तो बेटा एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सिर्फ ग्रेविटेशन के केस में, जब आप 12वीं 11वीं में चले जाओगे वहां बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, तो इसीलिए बेटर है इसे अभी समझ लो, ठीक है। हाँ क्लियर है, चलो बहुत सही।
अब जिसको जी की यूनिट जाननी है तो बेटा जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है जी की यूनिट। क्या होती है जी की यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है? चलो बहुत सही। हाँ, अब आगे अगर चलेंगे तो ये बेसिक बेसिक बातें हो गई। ठीक है, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो बताओ, फिर हम सवाल करेंगे अगले लेक्चर से, क्योंकि बेसिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, यूनिवर्सल लॉ, वो यही कहता है कि भैया प्रोपोर्शनल क्यों हटाइए, बताइए प्लीज। एक बच्चा पूछ रहा है प्रोपोर्शनल का साइन अगर नहीं हटाऊंगा तो गधे कभी भी है ना फोर्स की वैल्यू नहीं लिख पाएगा। तू समझ रहा है? फोर्स की वैल्यू कैसे आएगी? फोर्स बराबर एक क्वांटिटी होनी चाहिए ना इधर फॉर्मूला में। फॉर्मूला तभी पूरा होगा जब इधर और इधर, यार मेरे को फोर्स निकालना है। फोर्स बराबर क्या होगा? Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर या Gmm अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स की कुछ वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं? जब तक बराबर का साइन नहीं लगाऊंगा तो प्रोपोर्शनल को हटाना जरूरी हो गया ना। और प्रोपोर्शनल जब भी हटाते तो एक कांस्टेंट आता है। इस केस में, ग्रेविटेशन के केस में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं उसे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अभी समझ में आ गया सब लोगों को? आई होप समझ में आ चुका है। तो चलो यार, इतना ही बहुत है, मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा तुम लोग झेल पाओगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बच्चा पूछ रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना, उसे स्मॉल जी बोलते हैं। और ये जो जी होता है ना, ये जी होता है पार्ले जी वाला जी नहीं है। ये जो जी होता है ना, ये जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ में आया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जी अलग है, ये कैपिटल जी है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यार पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है? प्लीज प्लीज पढ़ लिया करो थोड़ा। ठीक, चलो चलो। हाँ, जी की यूनिट एक्सप्लेन करूं? ये आपका होमवर्क है, इसे पढ़ के आओ। जी की यूनिट कैसे लिखी है ये, जो बच्चा पढ़ के आएगा अगली क्लास में पूछूंगा, कमेंट में बताना कैसे आया ये। हाँ ठीक है, चलो चलो, इनफ है आप लोगों के लिए, इतना ही बहुत है, ज्यादा ज्ञान तुमसे झिलेगा भी नहीं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।